हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का फोर्थ वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 4 ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पिछले वीडियो में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें रेलवे, रोडवेज, पाइपलाइन, उसके बाद में हमने वाटरवेज के बारे में पढ़ा, जिसमें नेशनल वाटरवेज का डिस्कस हमने किया। उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स, क्लियर, माइनर सी पोर्ट्स, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं इसका एयरवेज के साथ। क्लियर, एयरवेज मींस एयर के रास्ते से ट्रांसपोर्ट करना, हवाई रास्ते से ट्रांसपोर्ट करना। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? हवाई जहाज से, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, राइट। So airways today it is the fastest mode of transport। सबसे तेज, अगर आपको कहीं सबसे जल्दी पहुंचना है तो ट्रेन, रोडवेज या वाटरवेज की कंपैरिजन में आप एयरवेज का यूज करके सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं। सो इट इज नोन एज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगर आपको यूएसए में जाना है, आपको जर्मनी में जाना है या दूसरी किसी भी कंट्री में जाना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा मीन्स नहीं है कि हम सीधा रोड कनेक्टिविटी हो या फिर ट्रेन कनेक्टिविटी हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा और फास्टेस्ट कौन सा है? एयरवेज। दूसरा है, इट इज मोस्ट कंफर्टेबल। ट्रेन में भी आपको दिक्कत हो सकती है, रोडवेज में भी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन एयरवेज में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इट इज द मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद इट इज प्रेस्टिजियस। ये प्रेस्टिजियस तो डेफिनेटली है, क्योंकि इट इज नॉट इजी टू बी एक्सेस्ड फॉर द पुअर पीपल एंड फॉर द कॉमन पीपल। लेकिन आज के टाइम पे एयरवेज का जो यूज है वो ज्यादा बढ़ गया है, राइट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाई जिसमें एयरवेज के लिए जो इसके जो चार्जेस हैं या टिकट का जो खर्चा है वो थोड़ा सा कम हुआ है। स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्ट का अगर जिक्र करें तो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं कि वहां पे एयरवेज के लिए आपको कम, दूसरे स्टेशंस या दूसरे एयरपोर्ट पे आप जाएंगे या दूसरी जगह पे अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उनके कंपैरिजन में नॉर्थ ईस्ट के लिए आपको कम पैसे में टिकट मिलेगा, राइट। तो इट इज द प्रेस्टिजियस, इट इज यूजफुल इन डिफिकल्ट टेरेन्स। डिफिकल्ट ट्रेन कौन से होते हैं? जैसे आपने देखा कि रेलवे को जहां लेइंग डाउन करने में हमें दिक्कत आई, फॉरेस्टेड एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में, डेरियरी डेजर्ट्स के अंदर और माउंटेनियस एरियाज में, इस तरह से आपको बड़ी दिक्कत आती है जब आप रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करते हैं तो। लेकिन इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। सो इट इज वेरी यूजफुल इन डिफिकल्ट रिलीफ, चाहे वो माउंटेनियस एरिया है, डेजर्ट एरिया है, वैलीज हैं, डीप वैलीज हैं, या रास्ते में कहीं पानी है, नदियां हैं, समुद्र है, एनीथिंग, बिकॉज एयरवेज इज वेरी यूजफुल इन द डिफिकल्ट टेरेन्स। आफ्टर दैट इट हैज मेड एक्सेस इजियर, क्योंकि आप इसकी हेल्प से किसी भी जगह पे पहुंचना बड़ा आसान होता है, और जो एक्सेस है टू एवरी एंड ईच एरिया इट इज वेरी इजी। सो इट हैज बिकम वेरी इजियर एक्सेस फॉर ऑल। इट वॉज नेशनलाइज्ड, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया इट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953, राइट। एयर इंडिया ये एक एयरलाइंस कंपनी है, एयर इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है, एयर इंडिया, राइट। तो इस तरह से जैसे जेट एयरवेज थी, एयर इंडिया होगी, ये क्या करती है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। डोमेस्टिक क्या होता है कि अगर आपको दिल्ली से आपको हैदराबाद जाना है, दिल्ली से आपको बेंगलोर जाना है, दिल्ली से आपको कोलकाता जाना है, यानी कि विद इन द कंट्री इफ यू वांट टू गो समवेयर विद द हेल्प ऑफ द एयरवेज, सो देन एयर इंडिया विल प्रोवाइड द सर्विसेज। तो ये होती है डोमेस्टिक, क्योंकि एयरवेज दो टाइप का होता है, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। तो एयर इंडिया दोनों ही सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल एयर सर्विस भी। इंटरनेशनल का मतलब होता है कि अगर आप दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम दिल्ली टू कैंटन, फ्रॉम दिल्ली टू बीजिंग, तो इस तरह से आपको इंटरनेशनल सर्विसेज का जो है यूज करना पड़ेगा। तो ये एयर इंडिया आपको दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एयर इंडिया के अलावा बहुत सारी और दूसरी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल इंडिगो एक कंपनी है,
राइट। इसी तरह से मतलब स्पाइस जेट एक कंपनी है, एयर एशिया कंपनी है। ये सभी कंपनीज आपको इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक दोनों तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। लेकिन एयर इंडिया जो है वो अंडर गवर्नमेंट है, इसको हम पब्लिक सेक्टर एयरलाइंस बोल सकते हैं, तो इसलिए ये गवर्नमेंट के अंडर में है। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ये भी एक कंपनी है जो आपको हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड करती है, स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट, फॉर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जहां जहां भी माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पे रोडवेज और रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करना मुश्किल होता है, तो वहां पे जो पवन हंस हेलीकॉप्टर है, ये लिमिटेड जो कंपनी है, ये वहां पे लोगों को ट्रेवल करवाती है और सामान को भी लाना और ले जाना ये करते हैं। इसके अलावा जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सर्विस है, ये कहां सर्विस प्रोवाइड करते हैं? इन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, राइट, इन द ऑफशोर एरियाज। जैसे मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकला तो वहां पे जाके कुछ लोगों को काम भी करना होता है, तो वो लोग वहां पे जल्दी से कैसे पहुंचेंगे, और क्योंकि आप एरोप्लेन इतनी कम दूरी के लिए आप उड़ा नहीं सकते हैं, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर है, ये सबसे अच्छी सर्विसेज इसके लिए प्रोवाइड करते हैं कि छोटे एरिया में डिफिकल्ट टेरेन में जाने, क्योंकि एरोप्लेन के लिए तो वहां पे फिर आपको क्या चाहिए, वो बेस भी चाहिए जिसके ऊपर वो जो है लैंड करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हेलीकॉप्टर के लिए बिल्कुल छोटा सा जो है पैड चाहिए और उसके ऊपर वो आराम से लैंडिंग कर सकता है, तो कम स्पेस में और बहुत जल्दी काम होता है इसके लिए। तो ऑफशोर ऑपरेशन जितने भी होते हैं उनके लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डिफिकल्ट टेरेन्स में भी सबसे ज्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश में जाना है, गुवाहाटी तक आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक किसी भी एयरलाइन से आप पहुंच गए गुवाहाटी एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप अरुणाचल तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको हेलीकॉप्टर चाहिएगा, राइट, क्योंकि अगर रोडवे से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट टेरेन होता है और स्लोपिंग एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड सर्विस है, इट इज प्रोवाइडिंग the services, air services in the difficult terrains of India. So this was about airways. ये हमने पढ़ा इसमें, तो इसमें कुछ कमियां भी हैं, एयरवेज की अपनी कुछ डिमेरिट्स हैं। तो सबसे बड़ी डिमेरिट तो ये है कि अगर किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो इसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर रोडवेज से, अगर रेलवे से कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पे किसी के बचने की उम्मीद होती है, लेकिन एयरवेज में अगर एक्सीडेंट होता है तो इट्स वेरी डेंजरियस, राइट। ये तो पहली चीज आ गई। दूसरा, इट्स वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा है, ये सर्विस काफी ज्यादा महंगी होती है और कॉमन पीपल की एक्सेस से ये आज भी बाहर है, तो ये दूसरी डिमेरिट होगी। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा खर्चा भी लगता है और इसके लिए ज्यादा रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है, तो इस तरह की डिमेरिट्स आप इसमें बता सकते हैं। So this was about airways. Now we'll study about the next topic of this chapter. So the next topic is communication. Communication क्या होता है? Communication means it is also one kind of transport. लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट किसी सामान का नहीं होता है, किसी सर्विसेज का नहीं होता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इंफॉर्मेशंस का। तो इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी have the access to the information, means we send information from one place to another place, that is known as communication. There are two types of communication. Number one, personal communication. Number two, mass communication. जैसे आपको वर्ड से लग रहा है कि पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन और द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द इंफॉर्मेशंस पर्सनली, पर्सन टू पर्सन, यानी कि मैं अगर किसी को अपने एक ही आदमी को अपना इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं तो ये क्या हो गया? पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, राइट। इसी तरह से मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है फॉर मोर पीपल, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं और इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीन्स हैं, फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, राइट, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा, ये सभी चीजें हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा जो यूज होता था पहले इंडियन पोस्टल नेटवर्क। ये इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इंडियन पोस्टल नेटवर्क। और पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लेटर्स लिखना और मोबाइल का, आजकल फोन का यूज करना, मोबाइल का यूज करना,
ईमेल्स का यूज करना, राइट, और मैसेजेस का यूज करना, और आजकल तो व्हाट्सएप और इस तरह की चीजें आ गई हैं, तो ये भी पर्सनल कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा मीन्स है। और मास कम्युनिकेशन में जब इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है उसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसके लिए रेडियो, टेलीविजन और मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंडिया में आज जो है मोर देन 100 लैंग्वेजेस न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड, राइट। सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पे इंग्लिश है, राइट, इंग्लिश, और फिर उर्दू। तो इस तरह से इंडिया में 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस और रीजनल डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर छपते हैं, जो उनकी अपने स्टेट की लैंग्वेज होती है, एक पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज होती है, उसमें न्यूज़पेपर छापे जाते हैं। तो इस तरह से पर्सनल और मास कम्युनिकेशन में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। पर्सनल का मतलब होता है कि जब एक ही आदमी दूसरे आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है तो उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स वो होता है कि जिसका यूज करके वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, राइट। तो मोबाइल फोन से अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप नंबर मिलाओगे तो मोबाइल से आपको उससे आपकी बात हो जाएगी, तो इसका मतलब आप उसको इंफॉर्मेशन पर्सनली दे रहे हो। इसी तरह से लेटर राइटिंग, तो लेटर भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिखोगे तो वो इंफॉर्मेशन उसी तक पहुंचेगी। लेकिन मास कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो आप रेडियो के थ्रू, आप टेलीविजन के थ्रू, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू, और आजकल जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह की जो चीजें हैं, आप इनके थ्रू भी अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। तो ये हो गया आपका पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप इंडियन पोस्टल का देखें तो ये मैंने आपको बताया, इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट वाज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 1854 बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इसके बाद में टेलीविजन जो है वो 15 सितंबर 1959 इंडिया में शुरू हुआ। एक मास कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा मीन है रेडियो। आजकल इसका यूज काफी कम हो गया है, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज। रेडियो, इट वाज स्टार्टेड ऑन 23rd July 1927. First was the Indian Broadcasting Service in Bombay. After that it was started in Kolkata. तो इस तरह से देश के बाकी हिस्सों में भी ये स्टार्ट हो गया था। तो ये आपके हो गए पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। आप थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ते हैं इंडियन पोस्टल के बारे में। इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ये जो है कैसे काम करता है इंडियन पोस्टल नेटवर्क के लिए, सबसे पहले इसमें बताएंगे हम 2 टाइप के क्लास मेल होती है, जिसमें हम फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल, राइट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लास मेल के अंदर कार्ड और एनवेलप्स आते हैं, यानी कि जब आप किसी कार्ड को भेजते हैं, एनवेलप्स को भेजते हैं, तो वो फर्स्ट क्लास मेल के थ्रू जो है वो सही इंफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो इसमें क्या होता है, लैंड और एयर का यूज होता है, राइट। इट इज नॉट सरफेस मेल। फॉर दिस कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर एयरलिफ्टेड थ्रू द लैंड एंड एयर, तो इसलिए इसको हम फर्स्ट क्लास मेल बोलते हैं। सेकंड क्लास मेल जो होती है उसमें इंक्लूडिंग बुक पैकेट्स भी आते हैं और हैवी और सामान, दूसरा सामान आता है। ये सरफेस मेल भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसको लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट से ही इसको पहुंचाया जाता है। तो ये हो गया आपके 2 स्पेशल मेल, राइट, फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल। पोस्टल नेटवर्क को फास्ट बनाने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को क्विक डिलीवरी के लिए जो है कुछ चैनल्स बनाए गए हैं फास्ट डिलीवरी के लिए। इन चैनल्स को हम कहते हैं मेल चैनल्स, ठीक है। 6 मेल चैनल्स हैं। सबसे पहले राजधानी चैनल, दूसरा मेट्रो चैनल, तीसरा ग्रीन चैनल, 4th बिजनेस चैनल, 5th बल्क मेल चैनल और 6th है पीरियडिकल चैनल। तो क्या होता है कि इसमें व्हाट इज द मेन स्पेशलिटी ऑफ दीज चैनल्स, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड्स, एनवेलप्स एंड other kinds of information and material are categorized and then through these kinds of channels they are sent very fastly। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो बड़ी फास्ट पहुंचती है और पोस्टल नेटवर्क में जो है क्विक डिलीवरी होती है। तो ये मेल चैनल्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं एसटीडी। एसटीडी क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये इफ वी थिंक अबाउट बिफोर 10 years or 15 years back, then STD was started to in remote areas and the far villages।
तो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो हो और लोग उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो गांव के अंदर भी एसटीडी जो है पहुंचा दी गई है। तो 100% विलेजेस आर कनेक्टेड विद द एसटीडी इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। हालांकि आज एसटीडी से भी आगे हम निकल चुके हैं। हम आज मोबाइल के जमाने में है, इंटरनेट के जमाने में है, मेल के जमाने में है, व्हाट्सएप के जमाने में है, ट्विटर है, फेसबुक है, राइट। ये सारे जो चीजें हैं ये एसटीडी से बहुत आगे निकल चुके हैं। और आज जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जियो का एग्जांपल ले सकते हैं, एयरटेल का एग्जांपल ले सकते हैं, आइडिया वोडाफोन का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये ऐसी कंपनीज है जो आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। सो दिस वाज अबाउट द कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पर्सनल और मास कम्युनिकेशन का जिक्र किया। इसके बाद हमने कुछ मीन्स का जिक्र किया जिसके अंदर रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन और प्रेस, मीडिया और आपके साथ में जो है इंडियन पोस्टल नेटवर्क का भी हमने इसमें डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रेड। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द ट्रेड। Trade is the exchanging of the goods and services from one person to another person, from one state to another state, from one country to another country. So the exchange of goods and services among the people, states, countries, right, known as trade. इसको हम कहते हैं ट्रेड। यानी कि कोई चीज आप खरीदते हैं, कोई चीज बेचते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए अगर ये काम करते हैं तो आप कर रहे हैं ट्रेड। ट्रेड जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम अपने कंट्री के अंदर ही कुछ खरीदते हैं और वहीं पे बेच देते हैं तो वो डोमेस्टिक ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई सामान यहाँ से रूरल एरिया से प्रोडक्ट जो है सप्लाई किया और उसके बाद हमने उसको मार्केट में ले जाके बेच दिया, या मार्केट से कोई सामान लेके आए विलेजेस में लाके बेच दिया। इट इज द डोमेस्टिक ट्रेड, राइट। और इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है आपने अपनी कंट्री से कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को भेज रही है, दूसरी कंट्री में जाके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरी कंट्री से सामान मंगवा रहे हैं। तो कंट्रीज के बीच में जब मींस टू और मोर देन टू कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। अब आते हैं द बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, unfavorable balance of trade. There are two kinds of balance of trade. सबसे पहले मैं बताऊं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। What is the balance of trade? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। It is called balance of trade. Means the difference, बिल्कुल इजीली हम इसमें बात कर सकते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में कि द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। The value of export and import is called balance of trade. ये दो टाइप का होता है, favorable balance of trade, unfavorable balance of trade. So अब हमें पता होना चाहिए कि favorable balance of trade क्या होता है, unfavorable क्या होता है। देखो नाम से पता लग रहा है कि favorable balance of trade में फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। unfavorable balance of trade में प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि favorable balance of trade में the value of export exceeds the value of import. यानी कि इसकी एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और इंपोर्ट की जो वैल्यू होती है इसमें वो होती है कम, राइट? अंडरस्टैंड? तो इंपोर्ट की वैल्यू कम है, एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, तो हमें क्या है कि बाहर से ज्यादा पैसा मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 100 रुपए का सामान किसी को दे रहे हैं और हमें 50 रुपए का सामान कहीं से लेना पड़ रहा है, तो हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? डेफिनेटली फायदा हो रहा है, क्योंकि हम सामान दे रहे हैं 100 रुपए का, तो हमारे पास 100 रुपए आ गए। अब हमें किसी से कुछ लेना पड़ गया वो 50 रुपए में, तो हमें कितने का फायदा हो गया? 50 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा बच गए। तो ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, जिसका यूज हम दूसरे किसी भी जो है एरेना में कर सकते हैं, दूसरे एस्पेक्ट में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस when the value of export is more than the value of import, that is called the favorable balance of trade. अगर इसके हम ऑपोजिट कर दें तो unfavorable balance of trade हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू कम हो गई और इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई, तो हमें क्या है कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसके लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो क्या हो गया? अनफेवरेबल
बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। लेकिन ये किस में, ओनली वैल्यू की बात हो रही है। एक्सपोर्ट ज्यादा है या कम है, इट डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 10 क्विंटल्स कॉटन जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, लेकिन हमें 5 केजी गोल्ड मंगवाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हम मंगवा रहे हैं वो कम, इंपोर्ट इज लेस देन द एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट तो हम कितने का कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम 10 क्विंटल का कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट कर रहे हैं 5 केजी गोल्ड का। तो लेकिन ये फेवरेबल होगा, अनफेवरेबल होगा? आप कहेंगे जी फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। नहीं, लेकिन वैल्यू जो है वो इंपोर्ट की ज्यादा है, एक्सपोर्ट की कम है, तो ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है जब हम कोई चीज दूसरी कंट्री को देते हैं, राइट, व्हेन we send the products to another country, to the international market, that is called export। और जब कोई चीज हमें जरूरत है, वो हमारे पास नहीं है और वो हमें दूसरे से लेनी है, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट। इंडिया जो है वो बेसिकली किसका एक्सपोर्ट कर रहा है? जेम्स आइटम्स का कर रहा है, ज्वेलरी, केमिकल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास हैं, जो जैसे कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, इसी टाइप से हमारे पास बाइका हो गया। ये जो मिनरल्स हमारे पास काफी अच्छी क्वांटिटी में है, तो हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इंपोर्ट किसका कर रहे हैं? क्रूड ऑयल हमारे पास, पेट्रोलियम बहुत कम है, जैसे अंकलेश्वर में मिलता है, मुंबई हाई में थोड़ा पेट्रोलियम मिलता है, और आपका आसाम के अंदर डिगबोई और नहरकटिया एक्सेट्रा में पेट्रोलियम मिलता है। तो हमें क्रूड ऑयल का क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है उनका भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मशीनरीज हमें मंगवानी पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स हमारे पास नहीं है, जैसे यूरेनियम नहीं है, थोरियम नहीं है, इन चीजों का हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इन दिस वे आवर ट्रेड बैलेंस, द बैलेंस ऑफ ट्रेड एट प्रेजेंट इट इज अनफेवरेबल, लेकिन कुछ चीजों में हमारा फेवरेबल है और ज्यादातर चीजों में अनफेवरेबल है। कुछ कंट्री के साथ में हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, फेवरेबल है, और कुछ कंट्रीज के साथ में अनफेवरेबल है। टोटल अगर मिला के देखोगे तो अभी हमारा अनफेवरेबल चल रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो हमारी कम है, इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर कनेक्टेड विद इंडिया। इंडिया का दूसरे कंट्री, ज्यादातर कंट्रीज के साथ में इंटरनेशनल ट्रेड है, क्योंकि इंडिया जो है वो WTO का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एंड नाउ इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। तो इसलिए ज्यादातर कंट्रीज के साथ में जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है इट इज कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज द टूरिज्म। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। व्हाट इज टूरिज्म? टूरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी किसी स्पेशल जगह पे आके और घूमने के लिए आता है, एंटरटेनमेंट के लिए आता है, और जो है हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए आता है, दैट इज टूरिज्म। ये भी एक ट्रेड है। टूरिज्म इज ऑल्सो अ ट्रेड। क्यों? क्योंकि जब भी कोई दूसरी कंट्री से घूमने के लिए आता है, पर्टिकुलर किसी दूसरे एरिया से, जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसमें दूसरे एरिया से अगर कोई वहां पे घूमने के लिए आता है एज अ टूरिस्ट, तो वहां पे आके उसको क्या होता है कि उस एरिया को इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट का एक मींस मानते हैं, और ये एक ट्रेड बन जाता है। क्योंकि पहले आपको टूरिस्ट सेंटर्स को डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर ताजमहल एक टूरिस्ट सेंटर है, हमारे हिल स्टेशन, बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, वो टूरिस्ट सेंटर्स हैं, तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने उसको क्या किया? डेवलप किया, वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया, और उसको एक अच्छा सेंटर बनाया एंड अट्रैक्टिव बनाया, तो ताकि लोग उसको देखने के लिए आए। फिर उसका ऐड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो लोग वहां पे आते हैं घूमने के लिए, और फिर उससे फायदा होता है इकोनॉमिक, नेशनल इकोनॉमी को फायदा होता है। इसलिए हम इसको एक लाइफलाइन का पार्ट मानते हैं। टूरिज्म एज अ ट्रेड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड, टूरिज्म, राइट। अगर हम देखें तो इंडिया में लगभग 2 साल पहले की बात करें तो 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 15 मिलियन पीपल engaged in tourism ट्रेड, राइट। इस फील्ड में इतने ज्यादा लोग जो है वो इंगेज होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे लोगों का यहाँ पे जो है फायदा होता है, और इसमें एक तरह से एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाता है। तो जैसे मान लो दूसरे कंट्री से लोग घूमने के लिए आते हैं,
राइट। तो वो यहाँ पे आएंगे तो सामान खरीदेंगे और यहाँ पे वो खाना खाएंगे, यहाँ पे वो रुकेंगे। तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स और डिफरेंट टाइप्स के जो शॉपकीपर्स हैं, प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं, उनका फायदा होगा। साथ में फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में हमारे इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे हमें फायदा होगा। इस तरह से ये एक ट्रेड बन चुका है टूरिज्म। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2016 और 17 की टूरिस्ट मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है इटली, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद 4th प्लेस पे, राइट, 4th रैंक पे इंडिया जो है पूरी दुनिया में लोगों की पसंद है। और यहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं उसमें 3 कंट्री के बाद में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो इंडिया में आते हैं। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स वी कैन से दैट टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड। आपको समझ में आ गया होगा कि टूरिज्म क्या होता है और इससे किसी भी कंट्री को फायदा कैसे होता है, उसकी नेशनल इकोनॉमी को फायदा कैसे होता है। इसके साथ में एक और नया वर्ड जुड़ गया है, दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। जब दूसरी कंट्री से कोई इलाज करवाने के लिए, स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए कोई अगर हमारी कंट्री में आता है तो दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। और इंडिया में ये आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो इसलिए इससे भी हमें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये हो गया टूरिज्म एज अ ट्रेड। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, राइट। आपको सारे टॉपिक उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप अपने डाउट्स मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं आपका जो है जरूर इसमें सॉल्यूशन दूंगा। और इसके अलावा आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें, राइट, और पीडीएफ से पढ़ें। एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द नोट्स, राइट, with this video. Thank you. Have a nice day.